मैम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं इंडिया में। गुजरात की हम बात करें तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को एजुकेशन पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल एजुकेशन के सिस्टम को किस तरह से देखते हैं और आपका क्या विज़न है कि आप किस तरह का एजुकेशन देना चाहते हैं इस कंट्री को, गुजरात को, बच्चों को, कि सबको एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, कंट्री में इतना समझ तो है कि प्राइमरी स्कूलिंग अगर नहीं होता है तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। कोई भी ग्रोथ का फंडामेंटल तो एजुकेशन है। हेल्थ तो है ही। एक बीमार आदमी काम तो कर सकता है, पर एजुकेशन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, एंड ये समझ गए हैं, हम सब समझ गए हैं। सो प्राइमरी एजुकेशन पे सारे स्टेट्स फोकस देते हैं। गवर्नमेंट जैसे जैसे काम कर रहा है, प्राइवेट एजुकेशन भी उतने रिस्पॉन्सिबल तो हो ही गए हैं। आरटी से कई साल पहले हमने वेसामो किड्स शुरू किया था। वेसामो किड्स ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो गरीब बच्चों के लिए है, और ये सारे बच्चे हमारे पास रहते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट जो एजुकेशन फाउंडेशन है, जैसे आपका है, किसी और का है, ये अगर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर और गवर्नमेंट अगर उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि यार 100% एजुकेशन की जिम्मेदारी आपकी है और आप आगे बढ़कर एजुकेशन दीजिए, तो क्या आपको लगता है इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आई टेल यू प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है। प्राइवेट की सर्वाइवल नीड बहुत है। हमारे पास तो कोई फंड्स नहीं होते हैं। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे हमारे पास कोई आएगा नहीं। हमारे वो सर्वाइवल रिक्वायरमेंट ही हमें क्वालिटी कॉन्शियस बना देती है, क्योंकि इतने सारे चॉइसेस हैं। अगर कस्टमर हमारे पास आते हैं इसलिए क्योंकि हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एट अ गुड प्राइसिंग। इसीलिए प्राइवेट और गवर्नमेंट वो फ़र्क तो हमेशा रहेगा। वर्ल्ड वाइड आप अगर देखेंगे, वो हमेशा कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपना काम करे, विच इज़ पॉलिटिक्स और पॉलिसी और गवर्नेंस, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, वो जिनका काम है उनको दे दें। वो तो मतलब काफ़ी डिबेट हो चुका है इस बारे में। सो ये जो पीपीपी मॉडल्स हैं गवर्नमेंट में, बहुत सारे स्टेट्स ने किया, हमारे स्टेट ने, दिल्ली ने, इट्स अ गुड मॉडल बिकॉज इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। देखिए, स्कूल्स में एक बहुत फंड हमारे कैपिटल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, और गवर्नमेंट ने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है अच्छे अच्छे लोकेशंस में और बहुत एक्सपेंसिव लोकेशंस में। अगर वो प्राइवेट पार्टीज़ लेके चलाएं तो इट इज़ अ विन विन। आपके की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो क्या की स्ट्रेंथ है और क्या खास प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आपने कभी समझौता नहीं किया? आज आप मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रहे हैं। एज अ की स्ट्रेंथ में ये पहले मुझे कहा गया है कि मेरा बहुत लॉन्ग टर्म विजन है और मैं थोड़ा दूरदृष्टि के साथ देख सकती हूँ, बाइनोकुलर्स हैं मेरे। सो वो हो सकता है एक स्ट्रेंथ है। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, मैं अपनी टीम को अच्छी तरह मोटिवेट करती हूँ। मैं उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख सकती हूँ, पहचान सकती हूँ। मैं एक काउंसलर की तरह उनके साथ काम करती हूँ। तो मेरे साथ जो भी काम करते हैं वो हमेशा मुझे ये फीडबैक देते हैं कि वो थोड़े साल में अपने आप को फील होता है कि उन्होंने ग्रो किया है। इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल, इवन पर्सनल ग्रोथ। सो आई थिंक मैं एक अच्छी लीडर और एक मेंटर हूँ। रही बात प्रिंसिपल्स की, थैंकफुली मेरे लाइफ में पैसा की बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स पैसे की वजह से थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा कभी भी कोई टेम्पटेशन नहीं हुआ है कि कोई किसी ज़रूरत के लिए मुझे कुछ करना पड़ा है। वो बहुत लकी हूँ मैं, सीरियसली, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा बहुत महत्व रखता है और वो लोग फिर भी करप्ट नहीं होते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है। मेरे लिए पैसा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड के साथ, मेरे क्वालिफ़िकेशंस के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मैं अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया होता, इससे कई गुण ज़्यादा मैं पैसा बनाती। कैलरॉक्स जब आपने शुरू किया, कोई भी ब्रांड नेम आज आपका है, तो ब्रांड को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ी बहुत तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लेनी पड़ती हैं, थोड़े एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने पड़ते हैं, ब्रांडिंग करनी पड़ती है। तो ये आपने कैसे किया कैलरॉक्स का नाम बनाने के लिए मार्केट में? मार्केटिंग तो नहीं पता, पर मैं थोड़ी मीडिया savvy हूँ। मैंने हमेशा से माना है कि जो हम काम करते हैं उसको कम्युनिकेट भी करें। बिल्कुल। और मैंने ये माना है कि मीडिया के तक
पहुंचने के लिए हम एक यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन रखें, ताकि अपना इम्प्रेशंस लोग नहीं इंडिविजुअली बना लें और कुछ भी बोलें। पहले साल से ही मेरे पास मीडिया स्ट्रैटेजी पर्सन थे, जैसे HR, इन दोनों को मैं बहुत महत्व देती हूँ। मीडिया बजट्स हमारे पास होते थे, एडवर्टीजमेंट बजट्स हमारे पास होते थे, एंड कभी अबव द लाइन यूज़ किया, कभी बिलो द लाइन यूज़ किया, वो अलग बात है। वो स्ट्रैटेजीज़ हर साल बदलती रहती हैं। आप किस लोकेशन में जाना चाहते हैं, किस प्रोफाइल ग्रुप में जाना चाहते हैं, किस जोग्राफिकल स्प्रेड में जाना चाहते हैं, वो सारे स्ट्रैटेजीज़ बदलते हैं। सारे मीडियम्स हमने यूज़ किए हैं। देखिए, हमारे पोस्टर्स हमेशा छपते रहते हैं, हमारे वीडियोस बनते रहते हैं। हमने कुछ साल पहले एक वेस्ट से एक आइडिया बोरो किया था, जो मैस्कॉट करके। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में इन अमेरिका खास करके हमेशा उनका मैस्कॉट्स होता है, जैसे हॉर्स है या पेलिकन एक बर्ड है या बेर है। इंडिया में वो इतना पॉपुलर नहीं है। तो अबाउट 4-5 ईयर्स अगो एक स्टूडेंट ऑफ NID से बात करके हमने एक मैस्कॉट बनाया, जिसको हम याली बोलते हैं ना। जैसे हमने रिसर्च किया, हमको ये पता चला दैट याली इज़ इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप अगर साधन टेम्पल्स में जाएंगे तो पिलर्स में याली का स्कल्पचर है। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्गा की वाहन है, अष्टमी के दिन जो दुर्गा वाहन पे बैठती हैं, वो लायन या शेर नहीं है, जबकि याली है। याली बोला जाता है कि इट्स 4 एनिमल्स इन 1, फेस ऑफ अ लायन, और उनके टस्क्स हैं ऐसे, एलिफेंट टस्क्स हैं, बॉडी ऑफ अ कैट एंड स्नेक का टेल। तो ऐसा बोला जाता है दैट याली इज़ अ प्रोटेक्टर, एंड याली मंदिर के सामने पिलर्स में इसलिए रहते हैं तो प्रोटेक्ट करते हैं मंदिर को ना। उसको हमने एक इंडियन माइथोलॉजी से उठा के कैरिकेचर फॉर्म में एक कार्टून बना दिया, एंड नाउ याली इज़ अ मैस्कॉट। सो वी हैव याली प्रोडक्ट्स। हम लोग याली फाइल्स, याली पेपर, याली, हमारे छोटे बच्चे याली पिनोफोर पहनते हैं, याली पेन्स, याली मैट। सो एक कॉमन एलिमेंट हम बांधना चाहते हैं। 2 हफ्ते पहले हमने याली सॉन्ग एक है जो कि स्पोर्ट्स डे पे, पेरेंट्स डे पे बजती रहती है, उसका हमने एक धुन बनाई और कॉलर ट्यून बना दिया, और जो हमारे सारे फ़ोन्स हैं जो CUG पे हैं, सारे याली ट्यून बजाते हैं। अगर आप 15 साल से मीडिया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया तो करते रहेंगे, क्योंकि एब्सोल्युटली। सो it's my personal belief that communication is very important, not only to external people. देखिए, आज हमारे पास 25 प्रोजेक्ट हैं, 25 डिफरेंट जगह पे हैं, 25 तरीक़े के लोग हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, चलाते हैं, उनके साथ इतने सारे पेरेंट्स हैं। ये ज़रूरी है कि हम एक कम्युनिकेशन सबके पास, जो हम चाहते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव्स हैं, जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, ये तो हम डाउनलोड करें ना हमारे कस्टमर बेस पे। तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजीज़ ऑफ PR एंड मीडिया तो हर साल हमने किया है। आपका जो स्कूल का एक तरह से बिजनेस है, हम इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि एक आपका मिशनरी बिजनेस है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल वैल्यू पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होती है, प्लस आपके टीचर्स और बच्चों के बीच में होती है। ये जो कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अगर इमोशनल वैल्यू बाउंडिंग नहीं होती है तो मेरे ख्याल से कोई स्कूल नहीं चल सकता। आप इसे कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चा आपके यहाँ पे आए तो वो रोए नहीं, वो खुशी खुशी घर जाए, घर पे जाके अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बताए आज मैंने स्कूल में ये किया वो किया, एकदम वो दूसरे दिन वापस रात हो और सवेरे उठ के तैयार हो जाए कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। Absolutely. ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? आई एग्री। देखिए, जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, चाहे वो 3 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा, जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है उसके लिए तो नया ही है। थोड़े से हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, छोटा बच्चा तो रो भी डालेगा, बट 16 साल का बच्चा भी अगर 10th में या 11th में पहली बार आ रहा है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उसको थोड़ा सा तो होगा। सो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स जब नया आते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सिस्टम है। प्री स्कूल को तो हम अलग से ही हैंडल करते हैं, सारे टीचर्स इस बहुत अच्छी तरह मॉन्टेसरी में ट्रेंड हैं। जब बच्चा माँ को छोड़ के आता है, वो सिर्फ इसलिए रोता है क्योंकि साइकोलॉजी में एक शब्द यूज़ करते हैं कॉल्ड एंग्जाइटी सिंड्रोम है। इसलिए हम बोलते हैं कि माँ अगर बहुत एंग्शियस होती है ना, वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। माँ अगर समझ जाती है, बच्चों से बात करेगी, बोलेगी कि ये है तेरे स्कूल में, वो है तेरे स्कूल में, तो
बच्चे को कोई एंग्शियस नहीं फील होगा, क्योंकि वो एक माँ का तो अंग है वैसे भी बच्चा, राइट। तो वो माँ को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सारे फीलिंग्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चे में। प्री स्कूल में आप देखेंगे कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं रोते हैं। जो बच्चे नहीं रोते हैं वो इसलिए कि माँ ने बहुत कम्युनिकेट किया होगा। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, आई थिंक वेदास में लिखा है कि 5 साल तक आप सिर्फ प्यार दें बच्चों को, ठीक है, और 6 से 16 सख्ती से काम लें, और 16 के बाद सिर्फ फ्रेंडशिप दिखाएं बच्चों के साथ, ठीक है। आप बच्चों के साथ क्रेडल से बात करें। आप जो भी कल बोलना चाहते हैं बच्चों को आज बोल दें। वो जितना रिटेन कर सकता है रिटेन करेगा, बाकी वो उसका नहीं समझ में आएगा, पर आप ज़रूर बोलें। और कम्युनिकेशन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द सेम स्ट्रैटेजी वी यूज़ विद टीचर्स कि आप हमेशा कम्युनिकेट करें बच्चों को। अब देखिए, आप अगर यहाँ पे आते हैं और आपसे कोई नहीं बात करता है, आप आधा घंटा घूम के चले, आपको क्या लगेगा? आपके साथ कोई अच्छी तरह से स्माइल करके बात कर लिया तो आपको लगेगा आई एम एट होम, मुझे कंफर्टेबल लगा। सो वो कम्युनिकेशन अगर सही है टीचर के साथ, पेरेंट के साथ एंड स्टूडेंट के साथ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सारे अगर एकेडमिक तकलीफ है, इमोशनल, देखिए बच्चे हमारे पास उनकी एडोलेसेंस ईयर्स स्पेंड करते हैं, फ्रॉम 13 to 16 बहुत टफ ईयर्स होते हैं बच्चों के साथ। उन दिनों वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करते हैं जो हमारे स्कूल काउंसलर्स के साथ बात करते हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। अगर हम बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं दें, सही तरह से उसको वेलकम नहीं फील करें, उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं बात करता है। ये नहीं है कि पेरेंट अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जब इंडिविजुअल होते हैं ना बच्चे, वो पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर उन दिनों में नहीं करते हैं। तब स्कूल टीचर, एक फेवरेट टीचर, एक स्कूल काउंसलर, ये सब बहुत काम आते हैं। तो ये इमोशनल बाउंडिंग आपके बच्चों में और बहुत ज़रूरी है। जिनके बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं वो, और जिनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं वो, उन तमाम पेरेंट्स के लिए आपके कुछ मैसेजेस हैं? मैं ये बोलूँगी कि आप उनकी बचपना ना छीनें उनसे। बहुत ज़्यादा ये कोर्स वो कोर्स, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये हॉबी, ये मत करिए।